हेलो ऑल। आज हम पढ़ेंगे हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र पढ़ने से पहले मैं 4 लेवल लेज़र सिस्टम आपको बताना चाहती हूँ। तो बेसिकली मैंने पहले भी आपको बताया है कि 4 लेवल लेज़र सिस्टम में 4 एनर्जी लेवल होते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो सबसे पहले जो हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें सबसे पहले आपका पंपिंग ट्रांजिशन होता है। उसके बाद 4 से 3 आपका रैपिड ट्रांजिशन होगा जो कि नॉन रेडिएटिव होगा, और 3 से 2 के बीच आपका लेज़र एक्शन होगा, लेज़र ट्रांजिशन, एंड उसके बाद डीके तुरंत, मतलब 2 से एकदम बहुत ही फास्टली ये आपका डीके होगा। ये बेसिकली 4 लेवल लेज़र सिस्टम का वर्किंग फंक्शन है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है आप लोगों के लिए 1 to 4। जैसे ही हम पंप देंगे, कोई ऑप्टिकल पंपिंग करें या फिर केमिकल पंपिंग या इलेक्ट्रिकल पंपिंग कोई भी करें, तो डायरेक्ट ग्राउंड नंबर 1 जो है वो आपका ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट से डायरेक्ट हायर एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा, उसको हम कहेंगे पंपिंग ट्रांजिशन। फिर 4 से 3 जो होगा वो हमारा होगा नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। अब 4 पे हमारा, इसीलिए 4 जो होता है वो सबसे एक्साइटेड स्टेट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होता है, और ब्रॉड जो है इसी वजह से इसको हम मेटास्टेबल स्टेट नहीं कह सकते। हमें मेटास्टेबल स्टेट के लिए एक नैरो एनर्जी लेवल चाहिए, ये देखिए। तो इसीलिए यहाँ पे हम 4 को हम जो आपका अपर लेज़र लेवल है वो हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ से 4 से डायरेक्ट 3 पे हमारा रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होता है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है। एंड मेनली हमारा जो बीच के 2 एनर्जी लेवल बच जाते हैं, 3 और 2, उन दोनों के बीच हमारा लेज़र एक्शन होता है। यहाँ पे हमारा मेनली लेज़र एक्शन होता है, और उसके बाद 2 का लाइफ टाइम इतना कम होता है कि तुरंत ही, जैसे ही ये यहाँ से नीचे आया लेज़र एक्शन करते हुए, वैसे ये तुरंत ही नीचे की तरफ आ जाता है। और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन यहाँ भी होता है, डीके एटमॉस फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल। अभी मैंने आपको बताया लेवल 4 कैन नॉट बी द अपर लेज़र लेवल बिकॉज द अपर लेज़र लेवल मस्ट बी नैरो। जो कंडीशन होता है, ये 3 जो है वो मेटास्टेबल स्टेट भी है हमारा। मैंने आपको कुछ प्रीवियस क्लास में बताया था मेटास्टेबल स्टेट के बारे में। तो ये हमारा मेटास्टेबल स्टेट भी है। और लेवल 4 कैन नॉट बी द अपर लेवल लेज़र बिकॉज द अपर लेज़र लेवल मस्ट बी नैरो। अभी तुरंत मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो 4 लेवल जो हमारा एक्साइटेड स्टेट है 4th वाला, वो नैरो नहीं है, वो काफ़ी ब्रॉड है। इसी वजह से हम इसको अपर लेवल लेज़र सिस्टम नहीं कह सकते हैं। लेवल 2 मस्ट बी सफिशिएंटली अबव द ग्राउंड लेवल सो दैट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द पॉपुलेशन ऑफ लेवल 2 इज नेग्लिजिबल। अब क्या है, अब क्या है यहाँ आप देखिए, लेवल 2 के बारे में लिखा हुआ है कि इसको एक प्रॉपर एक एनर्जी गैप के बीच में ही रहना पड़ेगा। अगर वो एनर्जी गैप नहीं होता है तो क्या हो जाएगा कि लेवल 2 में ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन इन्वर्जन का कंडीशन हो जाए। तो अगर लेवल 3 और लेवल 2 में पॉपुलेशन इन्वर्जन का कंडीशन हो जाता है तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ लेवल 2 और लेवल 1 में भी स्टिमुलेटेड एमिशन होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इससे आपका जो है लेज़र वाला जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब होने की वजह से हमें लेज़र लाइट नहीं मिलेगा। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा, हम उसी एनर्जी लेवल्स को कंसिडर करेंगे या उसी एनर्जी लेवल को हम ले सकते हैं, उसी एलिमेंट के एनर्जी लेवल को हम ले सकते हैं जिसके बीच एक सफिशेंटली एनर्जी गैप हो ग्राउंड लेवल से, ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना कर सके और हमें लेज़र लाइट आराम से मिल पाए। अब हम देखेंगे हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र हम यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है। बेसिकली क्या होता है, ये एक चैम्बर है,
ये फुल्ली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट मेरा फुल्ली सिल्वर्ड है और ये आपका पार्शियली सिल्वर्ड है। सेम रूबी लेज़र में आपको याद होगा फ्लैट सरफेस था, यहाँ भी फ्लैट सरफेस है। ये एक गैस चैम्बर है, ये गैस चैम्बर है। यहाँ पे हीलियम और नियॉन दोनों गैस का मिक्सचर है, इसीलिए इसको हीलियम नियॉन लेज़र कहते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज़ किए हैं। ये जो साइड से आपको रेज निकलते हुए दिख रहा है, ये जो साइड से आपको रेज निकलते हुए दिख रहा है, ये आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से। और यहाँ जो पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से जो निकलेगा, जो मिरर से निकलेगा, वो हमारा लेज़र बीम, ठीक है। तो यहाँ पे चैम्बर में हीलियम नियॉन गैस भरा पड़ा है और उसकी जो रेशियो है 10:1 की रेशियो है, यानी कि हीलियम अगर 10 भाग है तो नियॉन उसमें 1 भाग होगा, ठीक है। ये पहला गैस लेज़र है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी ये बात बताई थी कि हीलियम नियॉन लेज़र इज़ अ फर्स्ट गैस लेज़र टू बी ऑपरेटेड सक्सेसफुली। इसको 4 लेवल लेज़र सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसमें 4 एनर्जी लेवल सिस्टम इन्वॉल्व होता है और इसी वजह से हमें लेज़र बीम मिलता है। इसकी जो पंपिंग होती है, जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल पंपिंग। यहाँ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के वजह से यहाँ पे हीलियम और नियॉन के जो एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल पे एक्साइटेड होते हैं और उसके बाद वो एक्साइटेड होने के बाद वो जंप करते हैं हायर एनर्जी स्टेट में। जो चैम्बर होता है गैस और गैस चैम्बर जो है उसमें जो प्रेशर होगा वो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर होगा उन दोनों जो गैस चैम्बर है उसमें। और जो स्पेसिंग ऑफ द मिरर, इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जो मिरर है आपका, एक फुल्ली सिल्वर्ड और एक पार्शियली सिल्वर्ड, उन दोनों के बीच जो गैस चैम्बर हमारा कितने लेंथ का होगा वो होगा इंटीग्रल नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ ऑफ द लेज़र लाइट। यानी कि अगर मैंने मान लीजिए 10 एंगस्ट्रॉम या फिर 100 नैनोमीटर का मैंने वेवलेंथ का मुझे लेज़र लाइट चाहिए, तो मैं जो गैस चैम्बर बनाऊंगी उसका लेंथ कितना होगा, मतलब स्पेसिंग ऑफ 2 मिरर्स, जो दोनों साइड जो मिरर लगे हैं उसके बीच जो गैस चैम्बर फिटेड होगा उसका लेंथ कितना होगा, उसका लेंथ होगा हाफ ऑफ द वेवलेंथ इनटू n, इंटीग्रल नंबर। या तो मैंने 1 इंटू 100/2 दैट इज़ 50, या फिर 2 इंटू 100/2 यानी 100, या फिर 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आपका हो गया कितना 150 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपने स्पेसिंग ऑफ द मिरर, जो दोनों के बीच का मिरर का जो डिस्टेंस होगा इज इक्वल टू एन इंटीग्रल नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ ऑफ द लेज़र लाइट। अगर मैं 25 रख लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया हुआ है हीलियम नियॉन लेज़र का, इसको समझते हैं। ये हमारा हीलियम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है, ये हमारा नियॉन का ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है ना। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक पंप किया इसको, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक पंप किया तो दो प्रोसेस होंगी। एक तो क्या होगा कि कुछ हीलियम एटम्स जो है वो एक्साइटेड हो जाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, और कुछ हीलियम एटम हैं जो ग्राउंड स्टेट में ही अपना एनर्जी जो है वो नियॉन एटम को ट्रांसफ़र करेंगे इससे कोलाइड करते हुए, और फिर हमारा जो नियॉन है वो भी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यानी कि कुछ हीलियम एटम्स ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कोलिजन करेंगे नियॉन एटम्स के साथ, और कुछ एटम्स ग्राउंड स्टेट में ही
इससे टकराएंगे, नियॉन एटम से टकराएंगे और अपनी पूरी एनर्जी नियॉन एटम को दे देंगे और उसके बाद नियॉन एटम्स अपने एनर्जी एक्साइटेड एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा। अब आपके दिमाग में ये होगा कि हीलियम नियॉन ही क्यों? तो हीलियम नियॉन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इनका एक्साइटेड स्टेट है हीलियम और नियॉन का जो मेटास्टेबल स्टेट है, उन दोनों की एनर्जी लेवल लगभग सेम है। इसकी 20.61 है और इसकी 20.66 है। हीलियम की 20.61 है और नियॉन की 20.66 है। तो आप समझ सकते हो कि दोनों का जो मेटास्टेबल स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी वो सेम है। इसीलिए क्या हुआ कि एक बार में ही हम दोनों ही एटम को, एक ही इलेक्ट्रिक पल्स से हम दोनों के ही एटम को एक्साइटेड कर देते हैं। मेन जो हमारा लेज़र एक्शन है वो नियॉन के एनर्जी लेवल पे होता है, बिकॉज नियॉन में हमारे पास 4 एनर्जी लेवल सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीलियम एटम एक्साइटेड होके यहाँ नियॉन से कोलिजन होगा इसका। नियॉन से कोलिजन करने के बाद ये यहाँ पे नियॉन्स के एटम्स को, नियॉन के जो डिफरेंट नियॉन का एटम है, ये इसको एक्साइटेड कर देंगे। अब चूँकि ये लेवल जो है ये इनका मेटास्टेबल स्टेट है, तो यहाँ पे नियॉन जो है वो इकट्ठा होते जाएंगे 10 to the power -3 सेकेंड के तक ये रुकेंगे। तो अब नीचे वाला लेवल देखते हैं। नीचे वाला लेवल ऑलमोस्ट वैकेंट होगा, मीन्स इसमें ना के बराबर एटम होंगे। तो अब आप ये सोचो कि यहाँ पे तो कोई एटम नहीं है, पर यहाँ पे अगर एक भी एटम आ गया, या अगर यहाँ एक ही एटम है तो यहाँ पे 2 भी एटम आ गया, तो आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन का कंडीशन सेटिस्फाई होने लग गया। पॉपुलेशन इन्वर्जन का कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई होगा, तो अगर एक एटम यहाँ पे जंप किया तो उसने एक लाइट प्रोड्यूस किया, और जैसे यहाँ उसने एक फोटोन प्रोड्यूस किया, इस फोटोन के इन्फ्लुएंस में दूसरा एक एटम फिर से जंप करेगा, और वो याद कीजिए पॉपुलेशन इन्वर्जन एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट, ये 2 करेंगे, एक ये वाला फोटोन और दूसरा उसके इन्फ्लुएंस में। अब इन दोनों के इन्फ्लुएंस में फिर से धीरे धीरे एटम यहाँ से यहाँ जंप करेंगे और डी एक्साइटेड होके यहाँ पे लेज़र लाइट प्रोड्यूस करेंगे। और लेज़र लाइट जो प्रोड्यूस करेंगे उसका जो वेवलेंथ है वो कितना है, जो लेज़र लाइट प्रोड्यूस करेंगे उसकी वेवलेंथ है 6328 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद ये इस एनर्जी लेवल से इसकी जो ट्रांजिशन होगी वो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगी। जो थोड़ा बहुत एनर्जी बच जाएगा वो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन में ये अपनी एनर्जी लॉस करेंगे, और फिर जब वो सेकेंड लेवल से जब वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल पे आएंगे तो वो रेडिएशन लेंस ट्रांजिशन करेगा। क्या है प्रोसेस? हीलियम और नियॉन दोनों ही एटम एक्साइटेड होंगे। मोस्टली हीलियम एक्साइटेड होगा, और हीलियम एक्साइटेड होने के बाद नियॉन एटम से कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद नियॉन एटम को ये एक्साइटेड करेंगे। तो मेटास्टेबल स्टेट, दोनों ही अपने मेटास्टेबल स्टेट पे रहेंगे। बेसिकली नियॉन एटम के एनर्जी लेवल पे ही लेज़र ट्रांजिशन होगा। तो जो लेज़र ट्रांजिशन होगा वो नियॉन एटम के एनर्जी लेवल 4 और एनर्जी लेवल 3 के बीच में होगा। तो एनर्जी लेवल 3 और एनर्जी लेवल 4 इसको अपर लेज़र, इसको अपर लेज़र लेवल कहेंगे, और ये आपका हो जाएगा लोअर लेवल लेज़र। ठीक है, तो ये जो E4 है, E4 और E3 के बीच आपका लेज़र ट्रांजिशन होगा। E4 और E3 के बीच लेज़र ट्रांजिशन होगा। उसके बाद एक बार ट्रांजिशन होने के बाद E3 से E2 पे, E3 से E2 पे आपका जो है स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा, और E2 से E1 पे मीन्स आपका
ग्राउंड स्टेट एनर्जी पे जो ट्रांजिशन होगा वो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होगा। अंडरस्टूड? ये है आपका बेसिकली 4 लेवल लेज़र डायग्राम ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र। अब कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं वो देख लेते हैं। एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आपको बता दिया, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स collide with and pump the helium and neon atom to metastable state। जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाए, एक्सेलरेट करेंगे, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या किया है, इलेक्ट्रिक पंपिंग यूज़ किया है। तो इलेक्ट्रिक पंपिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट करते हैं, वो एक्सेलरेट करेंगे, वो कोलाइड करेंगे हीलियम नियॉन के एटम से और वो उसको एनर्जी दे देंगे। एनर्जी देने के बाद क्या होगा, हीलियम नियॉन एटम पंप होंगे और पंप होने के बाद वो मेटास्टेबल स्टेट में चले जाएंगे। हीलियम एटम ट्रांसफर देयर एनर्जी टू ग्राउंड स्टेट। Helium atom transfer their energy to ground state neon atom by collision with 0.05 electron volt of additional energy। मतलब हीलियम एटम क्या करेंगे, वो अपनी पूरी एनर्जी जो है वो नियॉन एटम को दे देंगे जब वो उसके साथ कोलिडाइड करेंगे ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा एनर्जी भी उसको देंगे जो कि किसके बराबर होगा, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। मीन्स वो अपना एनर्जी तो उसको दे ही रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी भी नियॉन एटम को और प्रोवाइड कर रहे हैं, एडिशनल, विच हेल्प इन पॉपुलेशन इन्वर्जन इन नियॉन एटम। यानी कि इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन से मतलब इलेक्ट्रॉन से एनर्जी गेन करके मेटास्टेबल स्टेट में गए वो तो गए ही, उसके अलावा जो हीलियम एटम से कोलाइड होके भी जाएंगे तो वो और ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन को हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में, एनहांस करने में, ठीक है ना। आपको पता है फिर ट्रांजिशन होगा मेटास्टेबल स्टेट से E3 लेवल पे, E3 से फिर स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन और स्पॉन्टेनियस से फिर रेडिएशन लेस ट्रांसफर। नेक्स्ट जो हमें लाइट रे मिलेगा वो रेड कलर का मिलता है और उसका वेवलेंथ जो है 632 एंगस्ट्रॉम लेज़र बीम हमें मिलता है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी जो चीज़ है हीलियम नियॉन लेज़र में वो ट्यूनेबल लेज़र होता है। ट्यून कर सकते हैं हम उसको, मीन्स हम चेंज कर सकते हैं। हम हीलियम नियॉन लेज़र को चेंज कर सकते हैं। हम जो डिज़ायर्ड वेवलेंथ चाहिए, जो भी डिज़ायर्ड वेवलेंथ रेंज हमें चाहिए, हम वो ले सकते हैं उसको ट्यून करके, बाय चूजिंग एन मिरर हैविंग हाई रिफ्लेक्टिविटी ओवर ओनली द रिक्वायर्ड वेवलेंथ। मतलब हम जो मिरर है उसकी रिफ्लेक्टिविटी जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे रिक्वायर्ड वेवलेंथ रेंज हमें मिलेगा। दूसरी बात, हमने आप भी ये भी देखा था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो अगर ऐसे भी हम देखें तो अगर मैंने वो डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया और मुझे अगर वेवलेंथ जैसे यहाँ 6328 है, अगर मुझे 5000 एंगस्ट्रॉम की ज़रूरत पड़ी तो मैं उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करूँगी, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, हमें 5000 के लमसम में लैम्डा की वैल्यू मिलेगी और हम उसी रेंज के वेवलेंथ का रेडिएशन मिल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हीलियम नियॉन गैस लेजर रेंज ट्यूनेबल लेजर गिव्स any radiation in any desired wavelength range by choosing n mirror having high reflectivity over only the required wavelength range। मतलब हम ऐसा मिरर चुनेंगे जिसकी जो रिफ्लेक्टिविटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगी उस पर्टिकुलर रेंज के लिए, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। बिकॉज जैसे ही वो वेवलेंथ का लाइट प्रोड्यूस होगा तो आपको, जैसे रूबी लेज़र में मैंने आपको बताया था, वो बार बार टकराते हैं, बार बार टकराते हैं, बार बार टकराते हैं और उसके बाद पार्शियली जो सिल्वर ग्लास प्लेट है उससे एक साथ सारे लाइट इकट्ठा होकर निकलते हैं, इसलिए लेज़र हाईली इंटेंस होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। तो इसी तरह से अगर सिर्फ उसी को हाईली रिफ्लेक्टिव बनाएंगे उसी वेवलेंथ के लिए तो क्या होगा कि जो दूसरे वेवलेंथ होंगे वो स्पॉन्टेनियस एमिशन और इधर उधर से निकल जाएंगे, बट वो जो होगा वो बार बार फिर से वैसे ही एक दूसरे मिरर से टकराते रहेंगे, एक दूसरे एंड से टकराते रहेंगे और उसके बाद वो एक
सर्टेन इंटेंसिटी और सर्टेन एक एनर्जी लेते हुए निकलेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है हीलियम नियॉन गैस लेज़र का। ना अब हम एडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज ऑफ गैस ओवर सॉलिड स्टेट लेज़र। सॉलिड स्टेट लेज़र क्या है हमारा, रूबी लेज़र, और गैस लेज़र क्या है हमारा, हीलियम नियॉन लेज़र। तो बेसिकली हम हीलियम नियॉन लेज़र का एडवांटेज देख रहे हैं रूबी लेज़र। ठीक है, तो हम यहाँ पे एडवांटेज क्या क्या है हमारा कि गैस लेज़र जो है वो ज़्यादा डायरेक्शनल और मोनोक्रोमैटिक लाइट प्रोड्यूस करता है। इसका कारण क्या है, जो हमारा सॉलिड स्टेट है, इसका कारण ये है कि जो हमारा सॉलिड स्टेट लेज़र है, सॉलिड स्टेट चूँकि वो रॉड से बना है, रूबी रॉड से, और क्रिस्टलाइन मटेरियल से बना होता है, तो जितने भी यहाँ क्रिस्टल हैं वो परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होता है, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होता है। तो इसी वजह से वहाँ इम्परफेक्शन के कारण क्या होता है, हमें मुश्किल है कि हमें हीलियम नियॉन लेज़र से ज़्यादा अच्छा वेवलेंथ का हमें बीम मिल सके, या फिर मोनोक्रोमैटिक होगा। वो डिफेक्ट के कारण कुछ ना कुछ उसका जो असर है वो हमारे लेज़र लाइट पे पड़ता है। उसके बाद थर्मल डिस्टॉर्शन। बेसिकली आपका जो क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है वो टेम्परेचर से डिस्टॉर्टेड होते हैं, मतलब उसमें टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है, उसके एटम्स पे टेम्परेचर का ज़्यादा, बिकॉज वहाँ पे वाइब्रेशंस होते हैं। जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो उसमें डिफेक्ट्स है, एक इम्परफेक्ट चैप्टर है क्रिस्टलाइन डिफेक्ट्स का, तो उसमें आप ये चीज़ अच्छे से समझ पाओगे। अभी बस इतना जान लो कि थर्मल मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो उसके जो मटेरियल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो वो भी एक मेन कारण है कि हमें वहाँ डायरेक्शनल और मोनोक्रोमैटिक लाइट थोड़ा कम, मतलब थोड़ा डिस्टॉर्टेड या फिर थोड़ा सा परेशान करता है। स्कैटरिंग विच अपियर इन सॉलिड स्टेट लेज़र, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी वहाँ पे ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू गैस लेज़र। तो इसीलिए ये माना जाता है, माना भी नहीं जाता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि गैस लेज़र जो है वो एमिट करता है। गैस लेज़र क्या है, फ्री पार्टिकल्स हैं, फ्री एटम्स हैं, फ्री मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पे उतना ज़्यादा उनके बीच इंट्रैक्शन नहीं होता है जितना एक क्रिस्टलाइन मटेरियल में होता है। तो इसीलिए क्रिस्टलाइन में इम्परफेक्शन भी ज़्यादा है और उसमें डिफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से हम ये माना गया है और ये देखा गया है कि जो हमारा गैस लेज़र है वो ज़्यादा डायरेक्शनल और मोनोक्रोमैटिक लाइट प्रोवाइड करते हैं, लेज़र बीम प्रोवाइड करते हैं। गैस लेज़र कैन ऑपरेट कंटिन्यूसली। आपको मैंने रूबी लेज़र में ही बता दिया था कि वो पल्स लेज़र है, और उसका मेन कारण है कि वो एक 3 लेवल लेज़र सिस्टम है, और वहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन जो है वो बार बार उसको एक पर्टिकुलर टाइम गैप के बीच ही हमें अचीव करना पड़ता है, जो कि 1 से 10 माइक्रोसेकेंड तक का गैप होता है। मींस वो 0.1 से 1 माइक्रोसेकेंड तक लेज़र प्रोवाइड करता है, एंड फिर 1 से 10 माइक्रोसेकेंड तक हमें वेट करना पड़ता है, और उसके बाद फिर वो लेज़र। जबकि हीलियम नियॉन लेज़र में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पे जो मेटास्टेबल स्टेट और जो लोअर स्टेट है जहाँ पे लेज़र ट्रांजिशन होता है, वहाँ ऑलमोस्ट हमेशा ही जो पॉपुलेशन इन्वर्जन का कंडीशन है वो हमेशा सेटिस्फाई करते रहता है, बिकॉज जो E3 एनर्जी लेवल है वो हमेशा ऑलमोस्ट खाली ही रहता है। तो इसीलिए पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगा, और वो हमेशा ही वहाँ पे लेज़र ट्रांजिशन होते रहता है। इसीलिए जब तक हम इलेक्ट्रिक पंपिंग उसको करते रहेंगे और हमें एटम्स ऊपर एक्साइटेड होते रहेगा, तब तक हमें कंटिन्यूस वे में लेज़र लाइट मिलते रहेगा। और पावर नीडेड फॉर एक्साइटेशन इज लेस देन 3 लेवल रूबी लेज़र।
ये भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि जो हम पावर देते हैं हमारे उसको रूबी लेज़र को, उससे कम पावर में ही हमें कंटिन्यूअस लेज़र बीम मिल जाता है हीलियम नियॉन से। आपको याद होगा तो मैंने आपको पावर की वैल्यू भी बताई थी, और इसकी जो पावर की वैल्यू होती है वो जो हम सप्लाई करते हैं इनको, शायद हम मुझे रेंज शायद याद नहीं है, 10 to 50 वॉट मिली वॉट, शायद 10 to 50 मिली वॉट या वॉट पे, मैं एक बार आपको देख के बता दूंगी। तो इतना पावर हम यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कोहेरेंट के बारे में। बेसिकली लेज़र लाइट में भी कोहेरेंस होता है, स्पेशल कोहेरेंस, टेम्पोरल कोहेरेंस, ये सारे कोहेरेंस होते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं 2-3 लेज़र के जो मैं आपको बता दूंगी, और वो लेज़र का लास्ट लेक्चर होगा इसके बाद का। इन द मीन टाइम आप लेज़र एक बार रिवीजन करना और ये भी पढ़ना, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी उसका जवाब देने के सबको। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोहेरेंस के बारे में, लेज़र के कोहेरेंट के बारे में। उसके बाद आपका लेज़र का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।